Hello student, this is Abhishek Kumar SRS and today we will start lecture 4 of physical chemistry chapter solution. So in last lecture we were discussing about the Henry law and we were studied Henry law equal to partial pressure of gas is equal to Henry law constant into मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। बहुत कुछ पढ़ा था, बस मेन यही हेनरी लॉ कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। ये लास्ट में हमने डराइव भी किया था और इसको हमने हेनरी लॉ के स्टेटमेंट के द्वारा भी समझा था। तो अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, अब हम लोग हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। तो इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। ठीक है, एट 298 केल्विन पे। तो टेम्परेचर आपको बता दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। हमें देखो क्वेश्चन समझिएगा, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 ऑफ इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। मतलब हमें ये बताया गया कि 500 ml का जो सोडा वाटर का बोतल है उसमें अगर 2.5 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ CO2 डिजॉल्व की जाए तो उसमें कितना अमाउंट CO2 का डिजॉल्व होगा। समझे कि नहीं समझे? फिर से समझो, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और हमें CO2 500 ml बॉटल की जो सोडा वाटर है उसमें CO2 डिजॉल्व करना है और उस समय जो CO2 का प्रेशर है 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ अगर डिजॉल्व की जाए तो कितना CO2 डिजॉल्व होगा या कितना अमाउंट CO2 का प्रेजेंट होगा किसमें, सोडा वाटर में। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया गया है, कितना दिया गया है 2.5 ATM। अभी देखो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें जो सोडा का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर दिया गया, सॉरी CO2 का जो प्रेशर दिया गया है 2.5 ATM दिया गया है, जबकि यहाँ हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारा कितना, क्या यूनिट है, पास्कल यूनिट है। तो हमें भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो CO2 का यूनिट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। किसके लिए, CO2 का जो गैस का यूनिट ATM में है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, पास्कल में। तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2.5 हमें पता है कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप 1 इंटू 10 की पावर 5 या ओनली 10 की पावर 5 भी ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और ये हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हमारा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एक मिनट, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट शुड बी इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन दैट सोल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितने मोल्स, कितना फ्रैक्शन होगा मोल्स का किसमें, उस सोल्यूशन में, तो हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट विल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 दैट विल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो देखो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अभी भी निकाला है, क्या है हमारा, दैट विल इक्वल टू 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5, ओके, अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है 1.67 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, इनको आप आराम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मेरे पास है, हम बता रहे हैं, आई थिंक, एक मिनट,
ये आंसर आ रहा है 1.51 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो मोल फ्रैक्शन कितना आता है 1.51 इंटू 10⁻⁻3, और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये भी पास्कल में था, ये भी पास्कल में था, दोनों पास्कल पास्कल निपट गए। तो आपको भी ये पता है कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, CO2 का मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में कितना है। और आपको भी पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, अगर मोल फ्रैक्शन CO2 का निकाला जाएगा मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स, और यहाँ पे टोटल मोल्स कौन होंगे, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ पानी, यही ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो मोल फ्रैक्शन CO2 का बहुत कम है, ठीक है, तो हम इस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम CO2 के मोल्स निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि मोल्स यहाँ पे जो हम अगर देखेंगे मोल फ्रैक्शन इतना ज़्यादा कम है, मतलब जो मोल्स ऑफ CO2 होंगे बहुत ज़्यादा कम होंगे किससे, मोल्स ऑफ H2O से। तो यहाँ से आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O। अभी देखो यहाँ देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है 1.51 इंटू 10⁻⁻3। मोल्स ऑफ CO2 कितना है, यही तो पता करना हमको, ठीक है। पानी का मोल्स कितना है, अब आपको पता है 500 ml सोल्यूशन है पानी का, ठीक है। अब पानी का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है, तो पानी का डेंसिटी और इसका क्या होगा, तो लगभग जितना मास होगा उतना ये होगा, तो 500 अपॉन मॉलिक्यूल, तो ये 500 ग्राम वेट आ गया। क्यों, कि वाटर का डेंसिटी देखो मास ऑफ मास ऑफ वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 500 ml, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से जो मास आ गया वाटर का कितना आ गया 500 ग्राम, समझे। तो आपका वाटर का जो मास भी आएगा वो कितना आएगा 500 ग्राम, और 5 के मोल्स निकालने 18 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 हमारा यहाँ से जब कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 0.0416, ये आ गए मोल्स, ठीक है ना। इसको अभी भी लिख सकते हैं 41.6 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझे। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया था, और उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया था, और हमें क्वांटिटी ऑफ CO2 की पूछी गई थी कि 500 ml सोडा वाटर में जब 2.5 एटमॉस्फेयर पे CO2 गैस डिजॉल्व की जाती है तो कितना CO2 गैस डिजॉल्व होगा। तो हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट ये दिया गया था KH 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया गया 2.5 ATM, और हमें पता है यहाँ पे यूनिट पास्कल है, यहाँ पे ATM है, तो हमें इसकी भी यूनिट हमने किस में चेंज की, पास्कल में। और 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो उसी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा अब देखो हमें हेनरी लॉ सिर्फ इतना पता है, और हमें बताना है अमाउंट ऑफ CO2। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन हेनरी लॉ, ठीक है। इससे हमने क्या निकाल लिया 1.51 इंटू 10⁻⁻3 क्या आ गया, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हमें पता है, मोल फ्रैक्शन होता है हमारा मोल्स ऑफ दैट अमाउंट अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अगेन जो हेनरी लॉ के केस में जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो बहुत सोल्यूशन डाइल्यूट के केस में डिस्कस करते हैं, बहुत सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो सोल्यूट का मात्रा है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ दिख भी रहा है इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 41.6 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो कितना कम अमाउंट, सॉरी हाँ इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 1.51 इंटू 10⁻⁻3 मोल फ्रैक्शन आया CO2 का।
तो देख लो कितना वन, अगर उसका देखा जाए कि वन के रिस्पेक्ट में या फिर इसके पानी के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में CO2 गैस का मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ CO2 होंगे वो बहुत कम है, इसीलिए उसका मोल फ्रैक्शन भी बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो मोल्स ऑफ CO2 है विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ वाटर हमने नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपका 1.51 इंटू 10 की पावर -3 है, मोल्स ऑफ CO2 दिस है। और अब देखो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमें चाहिए क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है 18 है, लेकिन गिवन मास तो दिया गया नहीं। ध्यान से देखो, हमें दिया गया है 500 ml ऑफ सोडा वाटर, तो 500 ml सोडा वाटर है। अब वाटर का डेंसिटी क्या होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, इंटू 500 ml, ठीक है। ये होता है मास, मास इसको होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ये दिया गया है, वॉल्यूम ये दिया गया, डेंसिटी ये दिया गया, ml से ml निपटा तो आ गया आपका 500 ग्राम। तो हमेशा वाटर के केस में ध्यान रखना, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही उसका मास होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है। तो इससे क्या पता चला कि जो वाटर का मास है वो भी कितना होगा, 500 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास 18। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा जो मोल्स ऑफ CO2 है 0.0416 या 41.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल, या फिर हम बोल सकते हैं कि 41.6 मिली मोल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सबको क्लियर है, पक्का, कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं था इसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखो हमने एग्जाम्पलर से उठाया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मैनी मिलीमोल्स of N2 gas would dissolve in 1 liter water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar। मतलब जो N2 का पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार दिया गया है, गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट इतने टेम्परेचर पे 76.48 बार। तो ये दिया गया है, और हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी मिलीमोल्स, हमें अमाउंट ऑफ N2 का पूछा गया है। तो देखो अगेन हमें क्या दिया गया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दिया गया है, KH हमारा अगेन दिया गया है यहाँ पे 76.48 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया गया है, पार्शियल प्रेशर N2 का दिया गया है 0.987 बार, ठीक है। अमाउंट पूछ रहा है, अगेन हमें फ्रॉम हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू KH हेनरी लॉ कांस्टेंट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन, ये नोन है ये नोन है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दैट विल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉरी हेनरी लॉ कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 0.987 बार अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट 76.48। ओके 76.48। ओके, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज गिवन 76.48 किलो बार, नॉट बार, ठीक है। तो किलो बार, तो दैट विल इक्वल टू 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार। ध्यान से, सॉरी ये हो गया, देखा नहीं था हमने, ठीक है। तो 10 की पावर 3 लगा देंगे, क्योंकि किलो बार दिया गया, यहाँ पे यूनिट बार है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5। देखो अगेन मोल फ्रैक्शन हमारा आ गया, ये किसका है मोल फ्रैक्शन है, ये N2 का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। N2 का मोल फ्रैक्शन है किसमें, 1 लीटर पानी में। तो अगेन N2 का मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे हम, क्या होगा, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ पानी। सेम
प्रीवियस क्वेश्चन का केस होगा, N2 का मोल फ्रैक्शन देख लो कितना कम है। और हेनरी लॉ के केस में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट के अमाउंट को हम सॉल्वेंट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में हमेशा निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हेनरी लॉ जो होता है ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही अब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ पानी H2O। तो यहाँ पे मोल्स फ्रैक्शन ऑफ N2 दैट is equal to 1.29 into 10 की पावर -5 moles of N2 we have to find upon moles of water, again given mass upon molecular mass। मास कितना दिया गया हमारे पास, मास तो दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया गया 1 लीटर बोले तो कितना, 1 लीटर बोले तो 1000 ml, और 1000 ml मीन्स इसका मास भी कितना होगा 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी इसकी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। किसकी डेंसिटी है ये, वाटर की डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मास भी कितना आएगा 1000 ग्राम, या केजी में आएगा, देखो 1 लीटर 1000 ml, 1000 ml इंटू 1000 ग्राम। ओके, पक्का झेल तो नहीं रहे हो। तो यहाँ से मोल्स ऑफ N2 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ N2, अरे सॉरी, तो या तो ग्राम, ये तो वेट आया, हमें मोल्स चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 18, तो दैट विल इक्वल टू 1.29 इंटू 10 की पावर -5। 1000/18 अभी हमने लास्ट में किया था, 1000/18 इज इक्वल टू 55.5 मोल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा क्या 50, कैलकुलेटर ये आ जाएगा हमारा 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। ठीक है, हमसे पूछा गया क्वेश्चन मिली मोल में, तो मिली मोल में क्या होगा, मिली मोल में इसका आंसर होगा 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7.16, तो ये हो जाएगा 7.1, एक मिनट, 7.146 इंटू 10 की पावर -4, तो ये मिली मोल में जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.716 मिली मोल। क्यों हुआ, अरे मोल में है यार, मिली मोल में निकालना है, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अरे यार ये भी झेलोगे क्या, 7.16, अरे 16 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 3 मिली मोल। ठीक है, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4 इंटू 3 करेंगे तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, तो एक डिजिट डेसिमल इधर हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 0.716 मिली मोल। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है ये। फिर से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है कि N2 गैस बबल थ्रू द वाटर, मतलब N2 गैस बबल थ्रू वाटर, मतलब N2 गैस वाटर में मिलाई गई है। ठीक है, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स N2 विल डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, कितने मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल्स डिजॉल्व होंगे किसमें, 1 लीटर पानी में। अज्यूम दैट N2 गैस एग्जैक्ट पार्शियल प्रेशर, तो ये बोला गया कि N2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से N2 गैस एग्जैक्ट की जा रही है वो 0.987 बार है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दिया गया N2 का 293 केल्विन पे 76.48 किलो बार। तो यहाँ से हेनरी लॉ क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ आपको गिवन है 76.48 किलो बार, तो यहाँ पे हेनरी लॉ हमें तो बार में चाहिए, तो 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार। पार्शियल प्रेशर क्योंकि बार में था इसीलिए ये भी हमको बार में चाहिए। ओके, क्योंकि यूनिट हमें सेम चाहिए। ठीक है ना, अगेन हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से हम क्या पता कर लिया हमने, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट।
पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस दिया गया 0.987 बार अपॉन से हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया 76.48 इंटू 10⁻³ बार। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन आया 1.29 इंटू 10⁻⁻5। कोई यूनिट नहीं होता मोल फ्रैक्शन का, तो यूनिट कैंसिल हो गया। अब अगेन हमें अमाउंट चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमें मोल फ्रैक्शन पता होता, तो मोल फ्रैक्शन हमें क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूट दैट सब्सटेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे मोल्स फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स, किसमें डिजॉल्व, मोल्स ऑफ N2 प्लस किसमें डिजॉल्व कर ला, पानी में। आपको भी पता है हेनरी लॉ कांस्टेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, और मोल फ्रैक्शन से हम देख भी सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन या सॉल्यूट का आया वो कितना ज़्यादा कम आया, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। जब भी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो सॉल्यूट के मोल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ताकि उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया रिस्पेक्ट में, N2 को निगलेक्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ H2O। तो हमने इसको नॉर्मल अब लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, दैट विल इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने का कोशिश किए हैं हम, तो मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर क्या निकालो, गिवन मास अपॉन वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का गिवन मास तो है, मास तो नहीं दिया गया, लेकिन उसका क्या दिया गया, उसका वॉल्यूम दिया गया। वॉल्यूम कितना दिया गया, 1 लीटर। 1 लीटर बोले तो 1000 ml। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जितना वॉल्यूम होता है वाटर का उतना ही मास होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है, मतलब 1 ml का मास जो है 1 ग्राम होगा। तो 1000 ग्राम का मास, 1000 ml का मास कितना होगा, 1000 ग्राम। तो इसका मास भी आ गया 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 55.5। तो यहाँ से मोल्स ऑफ N2 इक्वल विल बी इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵, इसका 55.5 आया। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन आया 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल आया। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था मिली मोल में, तो 1 मोल इक्वल टू 10⁻³ मिली मोल। ठीक है, तो इसको हमने 10⁻³ से जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 0.716 मिली मोल। तो ये हो गया हमारा आंसर। सबको क्लियर हो गया होगा, झेल तो नहीं रहा है कोई, झेलने वाले कोई बात नहीं है, बहुत आराम से, बहुत बेसिक से और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई जी इसमें। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, बस आप समझ लो कि इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है। आपका सल्यूट का अमाउंट पूछ सकता है, प्रेशर पूछ सकता है, बस हेनरी लॉ ज़्यादातर दिया होता है, दो चीज़ें पता होगी तो हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछ सकता है। कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे। बस आप लोग आराम से देखते रहो, झेलो मत। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन, ये देखो हम ढूंढ रहे थे क्वेश्चन, तो हमें एडवांस 2009 में आया हुआ एक क्वेश्चन मिला। बाकी सब तो बहुत बेसिक थे, इसीलिए हम वो नहीं कराया, लेकिन ये क्वेश्चन देख लो जो एडवांस 2009 में आया। ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। आप लोग जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग पॉज करके अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको आता है, जिनको समझ में आ गया है, और जिनको नहीं आया है तो वो देखें हमारे साथ क्या है ऐसा टफ जो नहीं आया है इसमें। देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर, उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दिया गया है कितना, KH आपको दिया गया है 1.0 इंटू 10⁵ क्या, ATM। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, देखो ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दिया गया है 0.8 एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर इज डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर इज एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज। तो हमसे ये पूछा गया है कितना मोल्स N2 का एयर से डिजॉल्व होगा, कितने वाटर में, 10 मोल वाटर में, कितने प्रेशर पे, 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर दिया गया है किसका, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये बेसिकली जो टोटल प्रेशर दिया गया है, ये दिया गया है किसका, एयर का। कितना दिया गया है, 5 ATM। फिर पहले क्वेश्चन फिर से सुन लो। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज 298 केल्विन।
इज 1.0 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर। मतलब जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है N2 गैस के लिए इस टेम्परेचर पे इतना है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, और एयर में जो मोल फ्रैक्शन N2 का है वो 0.8 है। मतलब 0.2 आपकी अदर गैसेज है और 0.8 आपका N2 है किसमें, एयर में। बात समझे कि नहीं, एयर में जो मोल फ्रैक्शन N2 का है वो 0.8 है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर, तो ये पूछ रहा है कितने, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर, एयर से N2 के कितने मोल 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे डिजॉल्व होंगे या होंगे। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कि 10 मोल में है, हाँ 10 मोल पानी में कितने मोल N2 के डिजॉल्व होंगे। बात समझे कि नहीं। तो हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको पता है मोल रेशियो। और तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इतना है, एयर में मोल फ्रैक्शन और नाइट्रोजन का कितना है 0.8, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 5 इंटू 0.8, दैट विल बी इक्वल टू 4 ATM। बस यही था एक कॉन्सेप्ट कि अगर ये एयर का दिया गया था ना कि नाइट्रोजन का दिया था, तो हमें उसमें से, ये तो एयर का है, एयर में ऑक्सीजन का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, और भी गैसेस का पार्शियल प्रेशर होगा, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा। तो हमें पता करना है नाइट्रोजन का। हमें तो भाई नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी यहाँ मतलब है, क्योंकि नाइट्रोजन सॉल्युबल हो रहा है, तो हमें नाइट्रोजन के ही पार्शियल प्रेशर से मतलब है। तो देखो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है कितना है, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.8 एयर में, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, जो टोटल प्रेशर हो, जो टोटल प्रेशर है उसमें 0.8 टाइम होगा, ठीक है। तो हमने 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर किसका आ गया, नाइट्रोजन का भी पता चल गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब क्या दिक्कत है, हमें अमाउंट पूछ रहा था। तो अब तो हेनरी लॉ कांस्टेंट में हम तो पता ही है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दैट विल इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये लो बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या ही दिक्कत है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अभी दिखाया 4 ATM, हेनरी लॉ कांस्टेंट अभी निकाल चुके हैं कितना 10⁻1 इंटू 10⁵ ATM। और क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, भाई अमाउंट पूछा है, अमाउंट हमें क्या पता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट से हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ही निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 that will equal to 4 upon 10⁵, that will equal to 4 into 10⁻⁵। तो जो मोल फ्रैक्शन है N2 का वाटर में वो कितना होगा 4 इंटू 10⁻⁵। समझ में आ रहा है, अगेन देख लो कितना कम आता है, ठीक है। तो बस खत्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब हम फिर से वो स्टेप नहीं करेंगे, हम सीधे लिख देंगे मोल्स ऑफ वाटर। कारण क्या है, मोल्स ऑफ N2 इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपका कितना है 4 इंटू 10⁻⁵। मोल्स ऑफ, हमसे मोल्स पूछा गया किसके, N2 के दिए गए हैं, और पानी के कितने के दिए गए हैं 10 मोल। तो यहाँ से जो मोल्स ऑफ N2 आ जाएंगे 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10, एंड दैट विल इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब कौन सा पार्ट सही है हमारा, ए पार्ट हमारा आंसर है। देखो ये एडवांस का क्वेश्चन था, एडवांस का, समझ रहे हो कि नहीं, और कितना आसान था। ये तो हम समझाने में इतना टाइम लग गया ना, 30 सेकंड का या 1 मिनट से मैक्सिमम क्वेश्चन है ये। तो देख लो अब, तो ये था न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हेनरी लॉ से रिलेटेड। तो हेनरी लॉ कुछ भी नहीं है, हेनरी लॉ आपको सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और याद करने का जरूरत ही नहीं, याद हो गया होगा, इतना क्वेश्चन कराया। अब बस आपसे पूछ सकता, मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड आ रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी पूछ सकता है तो हम निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन निकाल, तो उससे पहले हमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन के बाद ये स्टेप कराए, लगातार 3 क्वेश्चन कराए, तीनों क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, और देखो एडवांस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। और जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन तो बहुत बेसिक आते हैं,
समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अभी हेनरी लॉ क्लियर हो गया न्यूमेरिकल बेसिस पे ही। अब 2-3 चीज़ें और बची हैं वो देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी थ्योरेटिकल आ जाते हैं आपके बोर्ड में, और जेई मेंस के लायक आपके क्वेश्चन है। तो पहला, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो ये सब थ्योरेटिकल है, जल्दी जल्दी पढ़े दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, पहला एप्लीकेशन है आपका टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल्ड इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो आपको ही पता है कि अगर किसी भी गैस को ज़्यादा डिजॉल्व करना पड़ेगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग सोडा वाटर में जब भी CO2 गैस डिजॉल्व करते हैं तो हाई प्रेशर में होती है, क्योंकि हाई प्रेशर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अगला देखो, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ अकम्पनिंग द decompression of deep sea drivers, oxygen is diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas। अभी देखो क्या होता है, तो आपको भी फिर से पता है हेनरी लॉ कॉन्सेप्ट से कि पता है प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तब जो सी डाइवर्स जब ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा डिजॉल्व होने लगती है। तो उससे हमें पेनफुल, जो सी डाइवर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो वो पेनफुल इफेक्ट कम करने के लिए क्या करते हैं, उस सिलेंडर में हम लोग लेस सॉल्युबल गैस डिजॉल्व कर देते हैं। तो लेस सॉल्युबल गैस जो कि हमारी हीलियम है, ठीक है, हीलियम को डिजॉल्व कर दे ताकि ओवरऑल जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाए, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। बस ये है। थर्ड एप्लीकेशन है इन लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर विद हाई पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो लंग्स में होता है, लंग्स हमारे जो है उसमें जो एयर होती है हाई पार्शियल प्रेशर के साथ होती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन टिश्यूज वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज लो, ऑक्सो हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन टू फॉर यूटिलाइजेशन इन सेलुलर एक्टिविटीज। तो क्या होता है, हमारे लंग्स में जो लंग्स में पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और टिश्यूज़ में कम होता है। तो लंग्स में क्या करता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अब क्या करता है, जब टिश्यूज़ में पहुंचता है तो वहाँ पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो ये क्या करता है, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब ऑक्सीजन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई, तो वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज करता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन फॉर, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, तो वही ऑक्सीजन हमारे जो ये सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें काम आता है। बायो वाले और डिटेल में अपने बायो में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ वालों को बस हल्का सा जान लें, यही सारे यूजेस है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका फोर्थ एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। तो जब भी ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊंचाई पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है क्योंकि थोड़ी हैवी गैस है। ठीक है, इट लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ऑफ लिविंग देयर। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो जो ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा है वो भी कम होने लगेगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही। भैया हेनरी लॉ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। अब हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो कम हो रहा है, तो इस वजह से उसकी जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी है वो भी घटेगी। ठीक है, जब ब्लड में सॉल्युबिलिटी का, किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो यहाँ तो ब्लड की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनमें ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने लगती है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डेवलप्स अनोक्सिया। ठीक है, मतलब ये एक बीमारी है, जब भी लो कंसंट्रेशन होने लगती है ब्लड में ऑक्सीजन की, तो ये एक अनोक्सिया की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें क्या होता है, बंदा जो होता है वो सही से एक्ट नहीं कर पाता, सही से सोच नहीं पाता, सही से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो अनोक्सिया का भी प्रॉब्लम यही होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल। ठीक है, पांचवा जो है आपका व्हेन स्कूबा डाइवर्स गो डीप इन द सी। जो स्कूबा डाइवर्स हैं, ठीक है, जब वो बहुत गहराई में जाते हैं, कहाँ पे, समुद्र की, ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इंक्रीजेज इन ब्लड। जब वो वहाँ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसेज की सॉल्युबिलिटी है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। और व्हेन द डाइवर्स कम्स अप देयर इज रिलीज ऑफ डिजॉल्व गैसेज। तो जब जैसे वो ऊपर आते हैं तो ये गैसेज रिलीज, क्योंकि प्रेशर कम हुआ तो वो प्रेशर, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी तो वो गैसेज रिलीज होने लगेगी। एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन आवर ब्लड कैपिलरीज।
अब क्या करें, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेज में, नाइट्रोजन ही तो है सबसे ज़्यादा। तो क्या इसमें लिखा है नाइट्रोजन, तब ये नाइट्रोजन जब रिलीज होने लगती है तो ब्लड वेसल कैपिलरीज में तो ये बबल प्रेजेंट करती है, और जब ये बबल क्रिएट करती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन आता है जिसको हम लोग बेंड्स बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स में होता है, हम लोग 11.7% हीलियम भर देते हैं, 56.2 हमारी नाइट्रोजन होती है, 32.1% हमारी ऑक्सीजन होती है। तो अगेन हीलियम वही है, हीलियम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो ये इनर्ट है, ठीक है, और दूसरा इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसीलिए ये क्या करता है, ओवरऑल सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। तो ये थे हमारे हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमने हैंड रिटन है ये मेरे, तो आप लोग नोट कर लें। और आपके जेई मेंस में भी कभी कभी छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके, अब तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एडवांस में सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो डोंट वरी अबाउट एडवांस स्टूडेंट्स। अब देखो लिमिटेशंस के हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसके हेनरी लॉ वैलिड कब है, कभी का हमेशा वैलिड नहीं है। प्रेशर लो होना चाहिए, लो प्रेशर के लिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है। टेम्परेचर लो होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर के लिए भी हेनरी लॉ वैलिड नहीं है, कि हाई टेम्परेचर में गैसेस की सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी अपने आप बहुत कम हो जाती है, और प्रेशर लो होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा, तब भी गैसेस सॉल्युबल होंगी ही नहीं, है ना। और गैस बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल हो जाएंगी तो प्रेशर का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, नॉट डिसोसिएट, नॉट एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। और जो गैस है वो आपकी केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ना उसमें डिसोसिएट हो ना वो एसोसिएट हो। और एक और है कि ये हेनरी लॉ इज वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये पॉइंट यहीं से क्लियर हो सकता है कि गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, जब हाईली सॉल्युबल नहीं होगी तो सोल्यूशन अपने आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेनरी लॉ के बारे में। तो हेनरी लॉ के बारे में हमने क्या सुना कि हेनरी लॉ कहता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस जो सॉल्युबल होता है लिक्विड में वो उसके प्रेशर के गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने उसका डेफिनेशन देखा, फिर उसको हमने ये भी उसका डेरिवेशन देखा कि जो हेनरी लॉ होता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे आता है। तब उसके हिसाब से जो हेनरी लॉ आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ओके, तो ये था सब ओवरऑल हेनरी लॉ के बारे में। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेनरी लॉ से रिलेटेड। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, ठीक है। अदर जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा। हेनरी लॉ से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब यहीं से आपका आगे का चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर से पहले हमें जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़ना है, सबसे पहले एक टर्म आता है इवोपरेशन, ठीक है। तो इवोपरेशन मतलब समझो, देखो अभी लिख रखा है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवोपरेशन। बात ये बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, ये स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हो रहा, अपने आप, स्वतः ही, अपने आप, कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई चीज़ उसको बाध्य नहीं कर रही कि कन्वर्ट हो। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस, जो सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है, उनका कन्वर्जन इनटू वेपर मॉलिक्यूल में इज नोन एज इवोपरेशन। मतलब जो सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल है वो जब वेपर में अपने आप ही कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सॉरी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इवोपरेशन। जरा समझिए, मान लो हमारा कोई लिक्विड ए है, ठीक है, उसके ये मॉलिक्यूल है,
अब देखो ये है, ठीक है, ये हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल है। कहाँ? सरफेस के मॉलिक्यूल। बल्क में कोई इस तरह का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब ये बल्क का मॉलिक्यूल है, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है। अब क्या करेगा, अब जब नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करेगा, बाकी बल्क में तो अब ये क्या करेगा, इसमें जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बस ये दो काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करेगा, टेम्परेचर गेन करेगा, और ये क्या करेगा, वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, और किस में बदलेगा, वेपर में, ठीक है। ये कहाँ से, क्योंकि ये क्या करेगा, सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी बाकी मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगी, और बाकी ये एनर्जी कहाँ से गेन करेगा, अपने सरफेस से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिस तरह ये वेपराइज होने लगेगा, जब ये सरफेस पूरी वेपराइज हो जाएगी, फिर ये वाले बल्क वाले ऊपर आने लगेंगे, फिर ये वेपराइज होने लगेंगे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है कन्वर्जन का लिक्विड इनटू वेपर में, इसको ही बोलते हैं इवोपरेशन, अपने आप। और ये इवोपरेशन प्रोसेस लिक्विड का हमेशा होता है एट एवरी कंडीशन, सारी कंडीशन पे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। बस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये एवोपरेशन का रेट कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बहुत कम हो सकता है, निगलेक्ट हो सकता है, लेकिन एवोपरेशन हमेशा होता है। आप चेक कर सकते हैं घर में, जैसे आप कभी भी बाल्टी रखें तो अगर कभी देखना 1 महीने 2 महीने बाद देखो तो उसका अमाउंट कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? ड्यू टू एवोपरेशन। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ये एनर्जी सरफेस से अब्जॉर्ब करता है या सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है, और वो सरफेस को जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वेपर्स के फॉर्म में। सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो एवापोरेशन प्रोसेस अपने आप में कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हथेली ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि जब कोई पेट्रोल होता है उसको रखते हैं हथेली पे, हथेली ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि वो इवोपरेट हो जाता है और सराउंडिंग की या सरफेस की एनर्जी लेता है। जब एनर्जी लिया तो वहाँ का एनर्जी कम हुआ, वहाँ का टेम्परेचर कम हुआ, इसलिए ठंडक महसूस होती है। तो ये सब आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हम इवोपरेशन का प्रोसेस समझो होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अब देखो इवोपरेशन आपका हो गया, इवोपरेशन समझ गए होंगे। हम थोड़ा और बात कर लेते हैं इवोपरेशन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन। अब देखो इवोपरेशन हमेशा होता है, कम ज़्यादा डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। पहला तो टेम्परेचर है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, जब गर्मियों में मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन सबसे ज़्यादा होता है, सर्दियों में सबसे कम होता है। तो जितना ज़्यादा सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन होगा, ठीक है। दूसरा आता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड कैसा है। लिक्विड बोले तो उनके जो मॉलिक्यूल है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कितने हैं, अच्छे हैं। अगर उनमें फोर्सेज स्ट्रांग है तो वो जो उनका रेट ऑफ इवोपरेशन होगा कम होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, रेट ऑफ इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। बात समझ में आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गई नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड में जितना ज़्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर जो भी फोर्सेज होंगे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितने कम होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन होगा, जितने ज़्यादा होंगे उतना रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, देखो ना आप, चीज़ें ठंडी कब होती जल्दी, जब आप चाय की बजाय कटोरी में या प्लेट में चाय डालते हैं तो जल्दी ठंडी होती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन। तो अगर बोला जाए तो रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब अगर एक बाल्टी में पानी रखो और एक टब में पानी रखो तो टब में रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, मतलब जब गर्म हवा चल रही है, जैसे कोई मतलब टब है, ठीक है,
टब में वाटर रखा है, उसके सरफेस ऊपर से अगर गर्म हवा चले तो गर्म हवा क्या करेगी, वो मॉइस्चर क्या है, अब्जॉर्ब करेगी, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवोपरेशन हो गया, तो मतलब ड्राई, ठीक है। तो क्या करेगी, ये क्या करेगा, इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। समझ में आ गया? ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम सेचुरेट विद इट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ड्राई एयर के पास ये ड्राई एयर क्या करती है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है, और जितना ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी और वो सेचुरेट होती चली जाएगी। इससे क्या करेगा, इससे क्या होगा, जो क्या रेट ऑफ एवोपरेशन है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। बस खत्म। बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत बेसिक है, बट हम चाहते हैं आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए, इसीलिए हम छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको वेपर प्रेशर में कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ रहे हो ना? तो वेपर प्रेशर बहुत क्लियरली समझना है। तो अब आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वेपर प्रेशर ही डिस्कस करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड समझो, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन समझो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले देखो, पहले समझ जाओ, फिर हम डेफिनेशन फिर से समझ आते हैं। क्लोज कंटेनर का बात कर रहा है, कंटेनर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो मान लो कोई ये लिक्विड का सरफेस है, बहुत पास पास है ये बनाने पर, ठीक है, ये लिक्विड का सरफेस है। अब क्या करेगा, लिक्विड क्या करेगा, धीरे धीरे इसका इवोपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। इवोपरेशन स्टार्ट होगा तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर्स में जाएंगे। तो धीरे धीरे वेपर्स, कुछ देर बाद वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, तो वेपर्स बनना स्टार्ट हो, धीरे धीरे वेपर्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे वेपर्स बढ़ती गई। अगर हम बात करें एकदम स्टार्टिंग में, अगर बात करें T=0 पे, T=0 पे हमारे पास क्या होगा, T=0 पे मतलब एकदम स्टार्टिंग टाइम में, इनिशियल टाइम में हमारे पास रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट खाली रिएक्टेंट होगा, होता है ना रिएक्शन में, मान लो खाली रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट मतलब क्या है, हमारे पास खाली लिक्विड होगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद, लेट सपोज T=T टाइम बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। यहाँ पे रिएक्शन हमारा अगर मान लो तो प्रोसेस क्या है, इवोपरेशन है। तो इवोपरेशन, अब कुछ समय बाद हमारे पास रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। रिएक्टेंट मतलब हमारे पास लिक्विड भी होगा, प्रोडक्ट मतलब हमारे पास वेपर भी होगा। अब सुनो, धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल ऊपर आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल या वेपर्स के मॉलिक्यूल बढ़ने लगेंगे। अब एक टाइम, जैसे ही एक टाइम आएगा, उस समय क्या होने लगेगा, ये जो कुछ समय बाद ये जो वेपर के मॉलिक्यूल है वो कंडेंस होना स्टार्ट करने लगेंगे। तो कुछ समय बाद जो हमारा इवोपरेशन भी हो रहा होगा, इवोपरेशन भी हो रहा होगा, प्लस एक और प्रोसेस स्टार्ट हो गया क्या, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इवोपरेशन दोनों स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इवोपरेशन तो आपका कांस्टेंट प्रोसेस है। इवोपरेशन एक बार देखोगे तो एकदम इवोपरेशन तो हमेशा चेंज थोड़ी होता रहता, बढ़ता या घटता। इवोपरेशन तो आपका हमेशा होगा, चाहे कंडेंसेशन हो या ना हो। इवोपरेशन अगर देखा जाए तो इवोपरेशन आपका हो रहा है, और इवोपरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इवोपरेशन का आपका कांस्टेंट है, वो तो हमेशा हो रहा है। कंडेंसेशन आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। कब तक इंक्रीज, ये क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवोपरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। रेट ऑफ इवोपरेशन आपका, क्योंकि इवोपरेशन हमेशा होता है और वो एक कांस्टेंट फिनोमिना है, वो होता ही रहता है।
कंडेंसेशन आपका पहले तो एकदम जीरो पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, फिर है ठीक है, फिर एकदम से जैसे ही वेपर्स आने लगेंगी, जितनी ज़्यादा वेपर्स आती जाएगी वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। समझे, कंडेंसेशन का रेट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब कंडेंसेशन का भी रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को जब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर हो जाता है, मतलब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। कौन सा टाइम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टाइम। मतलब अगर टी इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसी को ही हम लोग, इस कंडीशन को ही बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन पे जो ये वेपर प्रेशर लगा रही होंगी उसको ही बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर। प्रेशर इसके पहले भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले भी प्रेशर कंटिन्यूसली गैसेस एग्जर्ट कर रही होंगी, तो उसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो ना, झेल तो नहीं रहे हो, देखो बात हम समझा रहे हैं। एक क्लोज वेसल था, ठीक है, उसको हमने रखा, जब हमने देखना शुरू किया तो इवोपरेशन हो रहा था, वो तो हमेशा होता ही रहता है, जब नहीं देख रहे होते तब भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लोज कंटेनर रखा, इवोपरेशन का रेट हो रहा था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वेपर के मॉलिक्यूल बढ़ रहे थे, कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया, वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे तो उनमें क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन भी स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि उनका इतना ज़्यादा प्रेशर, जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो कंडेंस होना स्टार्ट करने लगे। जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, अब हमारे पास ऑपरेशन का भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन ये कंडेंसेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा जैसे जैसे जो वेपर्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये कंडेंसेशन का फिनोमिना है वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब उस ऑलरेडी रेट ऑफ इवोपरेशन तो चल ही रहा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा। और कब कांस्टेंट होगा, जब इसका रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अब भाई इवोपरेशन का रेट से ज़्यादा कंडेंसेशन का रेट थोड़ी हो सकता है, नहीं समझे। मतलब वाटर जितना ज़्यादा इवोपरेट होगा उतना ही तो कंडेंसेस हो सकता है, जितने मॉलिक्यूल जाएंगे उतना ही तो मैक्सिमम अमाउंट में आ सकते हैं। ये थोड़ी है कि 10 मॉलिक्यूल किसी के लिक्विड के वेपराइज हो रहे हैं और 12 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना। तो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाते हैं, और रेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर बोला जाए तो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपके बराबर हो जाते हैं, उस केस को ही हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको ग्राफिकली थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे मान लो ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और यहाँ पे आपका वाई पे एक्सिस पे आपका रेट है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी रेट ऑफ इवोपरेशन तो आपका कांस्टेंट है, दैट इज दिस इज रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है, आर ई। अब कंडेंसेशन का रेट देखो, पहले तो जीरो था, स्टार्टिंग में T0 पे कंडेंसेशन का रेट जीरो था, क्योंकि कोई भी जब ने क्लोज किया वेसल, इवोपरेशन हमेशा हो रहा था। समझ में आया कि नहीं, वेसल हमने क्लोज कर दिया तो हमें वेपर्स कंडेंस होना, वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी क्या किया, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे किसका, कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं। तो देखो वैसे वैसे कंडेंसेशन का आपका रेट बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा और एक टाइम क्या आएगा, रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब ये देखो, ये जो टाइम आएगा वो कौन सा आएगा, टी इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कौन सा आएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कोई वेपर जितना प्रेशर एग्जर्ट करती है उसको उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं। उससे पहले भी गैस तो हमेशा प्रेशर एग्जर्ट करती है, वेपर तो हमेशा प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसके पहले जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको बोलेंगे उसका पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। बात फिर से समझो। हाँ, बात देखो, बात कुछ इस तरह की है कि जब भी कोई लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट करता है, हम वेपर प्रेशर समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, वेपर्स का मात्रा कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे वेपर्स बढ़ती जाती हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन प्रोसेस। जैसे जैसे इवोपरेशन जैसे जैसे वेपर्स बढ़ती जाती हैं तो क्या करती हैं, फिर कुछ टाइम बाद वेपर्स वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इवोपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। इवोपरेशन तो आपके कांस्टेंट प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन जैसे जैसे वेपर्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इवोपरेशन भी आपका तेज होता जाएगा। एक टाइम क्या आएगा कि जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो इवोपरेशन की बराबरी कर लेगा। मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन जितनी तेजी से हो रहा है उसी तेजी से कंडेंसेशन है। मतलब जितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जितना मॉलिक्यूल वेपर में जा रहा है उतना ही मॉलिक्यूल लिक्विड में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि दोनों रेट बराबर है। तो इस कंडीशन पे जो वेपर्स प्रेशर लगा रही हैं लिक्विड में, या जो वेपर्स का प्रेशर है उसको ही बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। इसके पहले भी तो प्रेशर लगा रही होंगी, लेकिन उसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलते हैं। उसको हम लोग उस गैस का प्रेशर बोल सकते हैं, उस गैस का पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। हमें लगता है अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, वेपर प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार पॉइंट्स, उनको आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या कहता है ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है, और इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट आपको कहता है कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। देखो बात समझो, अभी हम क्या कह रहे थे कि कोई गैस प्रेशर कंटिन्यूसली एग्जर्ट कर रही होगी, तो जैसे जैसे उसकी वेपर्स बढ़ेंगी वैसे वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो वेपर्स कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, कब तक वेपर्स बढ़ेंगी, जब तक उसका रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवैपोरेशन के बराबर नहीं होगा। तो प्रेशर कंटिन्यूसली, पार्शियल प्रेशर कंटिन्यूसली एग्जर्ट कर रहा है। अब वेपर कहाँ तक ये बढ़ सकता है, वेपर प्रेशर तक। तो वही है, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आया, जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंचेगा वो पार्शियल प्रेशर अपने आप वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसी भी गैस का उसका जो कितना मैक्सिमम प्रेशर वो एग्जर्ट कर सकता है वो उसका वेपर प्रेशर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही बोला, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कभी भी वेपर प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो सकता। और एट इक्विलिब्रियम में तो वेपर प्रेशर इक्वल टू हमारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। इफ द पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेज आफ्टर दिस वैल्यू, अगर हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर इसके बाद भी हम एग्जैक्टिव इंक्रीज करते चले जाएंगे, बढ़ाते ही चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रियल में तो वो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्या करेगा, कंडेंसेशन जो कंडेंसेशन रेट है वो थोड़ा इंक्रीज कर देगा। मतलब कुछ वेपर्स और कंडेंस होने लगेंगे, उससे क्या करेगा, देखो क्या करेगा, अगर पार्शियल प्रेशर वो इस वैल्यू के बाद भी इंक्रीज करने का कोशिश करेगा तो वेपर्स कुछ वेपर्स और कंडेंस होने लगेंगी, कुछ वेपर्स ज़्यादा अमाउंट में कंडेंस हो जाएंगी। एंड इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस, और उसने पार्शियल प्रेशर और डिक्रीज कर दिया, देन लिक्विड विल वेपराइज, तो लिक्विड और तेजी से वेपराइज होना लगेगा। पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे लिक्विड कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा, पार्शियल प्रेशर अगर घटाओगे तो लिक्विड वेपराइज करना स्टार्ट कर देगा। और कब तक वेपराइज करेगा, जब तक उसका पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए, या फिर सारा का सारा लिक्विड, भाई अमाउंट ही नहीं हमारे पास लिक्विड का इतना, जब तक वो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर अटेन किया तब तक हमारा लिक्विड वही खत्म हो गया। तो समझ गए, तो ऑल द लिक्विड विल वेपराइज। तो जब भी हम लोग पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट, उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट करने,
तो वो अपना मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर अटेन करने का कोशिश करेगा, या फिर मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर के बराबर पहुंच सकता है, या फिर क्या करेगा, सारा का सारा लिक्विड वेपराइज हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। किसी का भी वेपर प्रेशर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे अमाउंट हो चाहे कुछ भी हो, वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो हमेशा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो भले वेपर प्रेशर चेंज हो, अदरवाइज वेपर प्रेशर हमेशा गिवन होता है। और ये इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट से डिनोट करते हैं, जैसे पी नॉट ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखना, हमेशा ज़्यादातर 99.99% केसेस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की वो आपको गिवन होगी, और ये हमेशा ये चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे ही चेंज होता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पे ही चेंज होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। हाँ, ये चेंज नहीं होता, ये नहीं आपने 1 लीटर पानी का वेपर प्रेशर कुछ है और 12 लीटर बाल्टी के पानी का वेपर प्रेशर कुछ है, कुछ दिक्कत नहीं। चाहे आप 1 बूंद पानी का लो, चाहे 1 लीटर पानी लो, चाहे एक पूरा टंकी पानी लो, उसका वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा, बस वो तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल, साइज और शेप ऑफ कंटेनर। तो इसके अकॉर्डिंग भी वेपर प्रेशर आपका चेंज नहीं होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वेपर प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। आगे कोई और हम डिस्कस करेंगे चीज़ें, तो ये तो क्लियर हो गया होगा वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। आप आराम से रिवाइज करिए चैप्टर, और अभी तक जो भी प्रैक्टिस कराई है हेनरी लॉ से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो समझ में ना आए वही बता दिए, और हमको मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है आप वो भी आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ घर पे ही रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनका का पूरा सपोर्ट करें, ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आए, तो जल्दी से जल्दी हमारी डेली रूटीन स्टार्ट हो, जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट हो, जो कि अभी डिले चल रही है। ओके, तो आप लोग आराम से पढ़िए और जो भी डाउट्स हैं आप बताते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।